प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आज आपके सामने संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्यपुस्तकम का पहला पाठ, जिसका नाम संस्कृत वर्णमाला है, उसकी एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हमने इस संस्कृत वर्णमाला चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको हमने क्लियरली पढ़ा और समझा, जिसका हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में इस चैप्टर में हमने पढ़ा संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो वर्ण ऑर्डर में लिखे होते हैं, उन ऑर्डर में लिखे हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमानुसार वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, अब बात आती है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जिनका उच्चारण किसी दूसरे की वर्णों की सहायता से नहीं होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर दो तरह के होते हैं, हर्ष और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में जो है कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ स्वर जो में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। इसी प्रकार व्यंजन भी 3 तरह के होते हैं। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, 33। तो इस प्रकार कुल वर्ण संस्कृत वर्णमाला में मुख्य रूप से 46 होते हैं, अर्थात 46 होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इस चैप्टर में अयोगवाह पढ़े। अयोगवाह 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं उनके, एक अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, ये स्वर के साथ ही होते हैं। विसर्ग का जो 2 तरह की डोट होती हैं, 2 बिंदी होती हैं, उनको हम है की समान उच्चारण करते हैं। जिस प्रकार ह बोलते हैं उसी प्रकार उसका भी उच्चारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने इस चैप्टर में संयुक्त व्यंजन पढ़े, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, प्र, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनाए जाते हैं। जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने वर्ण संयोजन पढ़े। वर्ण संयोजन में क्या होता है, हमें वर्ण दिए होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों दिए होते हैं, उनको मिलाकर के हमें वर्ण बनाना होता है। स्वर या व्यंजन को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उन्हें वर्ण संयोजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने वर्ण विच्छेद पढ़े। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे एक शब्द है धनम। धनम में कितने वर्ण हैं, कितनी ध्वनियों से मिलकर के धनम शब्द बना है? ध, अ, न, अ, म, धनम। इस तरह से 5 ध्वनियों से मिलकर के धनम शब्द बना है। तो इसमें जितने वर्ण हैं, जितने व्यंजन हैं, जितने स्वर हैं, सबको अलग अलग करना, जो करने की जो प्रक्रिया है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं संस्कृत वर्णमाला चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है
विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्पों से, ये बहुवचन में है, पंचमी विभक्ति, विकल्पों से उचितम उचित, उत्तरम उत्तर को, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानों को पूरा करो। विकल्पों में से, विकल्प आपके दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से जो सही उत्तर है उसको हमें चुन करके जो रिक्त स्थान है उसमें जो है भरना है। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर डैश होते हैं। अब डैश में हमें लिखना है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो जैसा कि वीडियो में भी आपको समझाया गया था, बुक में भी आपकी दिया हुआ है, 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। जो ग वाला जो पार्ट है उसमें हमने टिक मार्क भी किया हुआ है, और इधर फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने जो जगह है वहाँ पर भी हमने लिख दिया है 13 स्वर होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर 13 होते हैं। दूसरा पार्ट है अयोगवाह डैश होते हैं, माने अयोगवाह कितने होते हैं। इसका मीन्स है अयोगवाह कितने होते हैं। तो अयोगवाह जैसा कि वीडियो में भी बताया गया है, अयोगवाह 2 तरह के होते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। तो इसमें 2 गा पार्ट है इसका, इसमें हमने टिक मार्क भी किया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखा हुआ है 2। तो अयोगवाह 2 होते हैं। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट पढ़े। अब नेक्स्ट पेज पर हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें डैश कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, देखिए पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। तो मीन्स क्या हुआ इसका कि जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें इन तीनों में से क्या कहते हैं, देखिए उन तीनों में से स्वर कहते हैं। यह याद होना चाहिए सभी को कि जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने स्वर लिख दिया और स्वर में टिक मार्क लगा दिया। पहले का फोर्थ पार्ट है, देखिए स्वर एवं व्यंजनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। स्वर एवं व्यंजनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण संयोजन। तो वर्ण विच्छेद तो स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया हो गई। हलंत आप जानते ही हैं, एक तिरछी रेखा जो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, तो इन दोनों को तो नहीं कहेंगे। तो संयोजन का मतलब होता है मिलाना। तो इस तरह से वर्णों को मिलाना, वर्णों को जोड़ना, जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। इस तरह से इसका खा सही है, हमने यहाँ भी लिख दिया है। इसका फिफ्थ पार्ट है य र ल व। य र ल व व्यंजनों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, य र ल व जो व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श जो होते हैं वो 5 वर्गों में विभाजित हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो श, स, ह 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो बचे हमारे पास अंतःस्थ व्यंजन। तो य र ल व जो हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है अंतःस्थ, और अंतःस्थ का हमने उसके पीछे टिक मार्क भी लगा दिया है। तो इस तरह से हमने अपने पहले चैप्टर की बुक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने पूरा किया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए अधो प्रदत्त वर्णान, नीचे दिए गए वर्णों को, प्रदत्त माने दिए गए, अधो माने नीचे, नीचे दिए गए वर्णों को उचित स्तंभे, उचित स्तंभ में लिखत, लिखिए। उचित लाइन में आपको लिखने हैं जो वर्ण दिए गए हैं। अब इसमें ये 2, 4, 6 और 8
8 वर्ण हैं, इनमें से कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। देखिए स्वर देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। पहले री भी स्वर है, ए भी स्वर है, और औ भी स्वर है, और ई स्वर है। तो ई को हम पहले लिख लेंगे, ई, री, ए और औ, ये स्वर हो गए, 4 स्वर हो गए। अब जो 4 बचे वो हमारे पास व्यंजन हैं, उनमें हम कवर्ग वाला पहले लिखेंगे, क, फिर ट, फिर द और फिर व, ये व्यंजन हैं। तो स्वर और व्यंजन हमने सेकंड क्वेश्चन में लिखने हैं, इनमें से देख करके जो हमने लिख दिए हैं। आपको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो है इसी प्रकार एक्सरसाइज में आपको भरना है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रदत्त पदानाम, मतलब प्रदत्त माने दिए गए पदों या शब्दों के हिंदी पर्याय विकल्पेभ्यः, विकल्पों से चित्वा चुनकर लिखिए। लिखत माने लिखिए। दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय आप समझते हैं कि एक शब्द के जो है अनेक अर्थ होते हैं, तो इस तरह से समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हिंदी पर्यायवाची जो शब्द हैं, जो सिनोनिम्स होते हैं, उन्हें चुन करके आपको लिखना है। जैसे एक शब्द दे रखा है आपको इत्र, तो इत्र इनमें से कौन सा उसके समान वाला शब्द है, कौन सा उसके, जैसे इत्र का अर्थ होता है खुशबू या सुगंध, तो सुगंध इसमें से कौन सा है, देखिए ख पाठ सुगंध है, तो इसमें से यहाँ चुन करके आपको लिखना है। जो जिसका अर्थ है वही आपको इसमें लिखना है। तो ऊर्णा इनमें से, ऊर्णा का मतलब होता है ऊन, तो ऊन इसमें दे रखा है, ऊन हम यहाँ से उठा करके यहाँ हमने लिख दिया। सेवम का अर्थ होता है सेब, तो सेब हमने लिख दिया है। डालिमा का अर्थ होता है अनार, तो अनार हमने यहाँ लिख दिया है। वानरः का अर्थ होता है बंदर, तो ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। इनका अर्थात इनका मीन्स है ये इनके। इत्र का मीन्स होता है सुगंध, ऊर्णा का मीन्स ऊन, सेवम का मीन्स सेब, डालिमः का मीन्स अनार, वानरः का मीन्स बंदर। इस तरह से आपका ये है। देखिए इसमें नीचे ये दे रखा है, एक सुक्ति दे रखी है। सुक्ति आप जानते हैं अच्छी उक्ति, माने ऐसा कथन जिससे हमें अच्छा भाव मिलता है, जिससे जो है हम जिससे हमें कुछ सीख मिलती है, जिसको अपना करके हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है, देखिए धन ऐसा नहीं है कि धन जो है वो पैसों से ही धन होता है। धन जो है वो यहाँ कहा गया है कि जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में बड़ा है। क्यों? क्योंकि विद्या से जो विद्या होती है वह कुरूप को रूप दे देती है, बलहीन को बल दे देती है। अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से वह सब समस्याओं को हल कर सकता है। इसलिए विद्या जो है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान है, बड़ी हैं। तो आइए अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों देखिए फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए, नीचे दिए हुए या निम्नलिखित, नीचे लिखे हुए या निम्नलिखित चित्राणाम, चित्रों के नामानी, नाम को मंजूषायाः, मंजूषा से चित्वा चुनकर लिखत लिखिए। यानी जो नीचे दिए गए जो चित्र हैं, जो नीचे दिए गए लिखे हुए, नीचे जो मंजूषा दे रखी है आपको, जो बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स से आपको चित्रों के जो नीचे स्थान दिया हुआ है, तो चित्रों को देख करके और बॉक्स में से उनके नाम चुन करके आपको लिखने हैं। तो देखिए पहला जो चित्र दिख रहा है वो हमें घोड़े का दिख रहा है। तो घोड़े की जो संस्कृत होती है वो इसमें से हम छांट करके लिखेंगे, चुन करके लिखेंगे। तो भल्लुकः भालू, जालम जाल, अश्वः घोड़ा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अश्वः। तो इस तरह से ये अश्वः हमने लिख दिया। दूसरा जो चित्र है वो हमें दिख रहा है कि वो एक सांड होता है, सांड,
जो गाय का एक तरह से बेटा या भाई के रूप में होता है, जो पुल्लिंग में होता है, उसे सांड कहते हैं। इसकी संस्कृत होती है संडह। तो संडह यहाँ हमने लिख दिया है। ये देखिए आपको दिख रहा है चित्र, भालू दिख रहा है, तो भालू की जो संस्कृत होती है इसमें दी हुई है भल्लुकः। तो इस तरह से हमने यहाँ भल्लुकः लिखा है। आगे देखिए, आगे दो दिया हुआ है 4 नंबर पे जाल। ये एक तरह से जाल है, तो इसमें जाल की संस्कृत जालम होती है। जालम दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे जालम। जालम मीन्स जाल। ये हमें दी हुई है हैट। हैट माने टोपी, तो टोपी की संस्कृत टोपिका। तो टोपिका हमने लिख दिया है। टोपिका मीन्स टोपी या हैट या कैप। इस तरह से कौवा, कौवा का मतलब काकह। काकह मीन्स कौवा, तो यहाँ हमने लिख दिया है काकह। तो इस तरह से 4th क्वेश्चन ये हमने किया पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्यंजनैः सह, यानी व्यंजनों के साथ। सह मीन्स साथ। स्वरान, स्वरों का। मेलयत, मेल कीजिए या मिलाइए। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए। तो देखिए, जब देखिए स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर को मिलाते हैं तो उससे पहले व्यंजनों के नीचे एक रेखा लगी होती है जिसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब इनमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है। जब हम मिलाएंगे स्वरों को, इसमें मिलाते हैं, तो एक तो व्यंजनों के नीचे जो रेखा लगी होती है जिसे हलंत कहते हैं, वह हलंत जो है हट जाता है। क्या? पहली बात तो ये कि व्यंजनों के नीचे जो हलंत होता है वह हलंत हट जाता है। कब? जब हम उसमें स्वर मिलाते हैं। दूसरी बात, जब स्वर मिलाते हैं तो स्वरों का रूप बदल जाता है। उनकी क्या बन जाती है? मात्रा बन जाती है। स्वरों की मात्रा बन जाती है। जैसे प हलंत वाला है, हलंत वाले प में जब हम छोटी ई मिलाएंगे तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और प के नीचे से हलंत हट जाएगा तो पी हो जाएगा। तो इस प्रकार ई की मात्रा बन जाएगी। देखिए, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो वे स्वरों की मात्रा व्यंजनों के साथ लगती है। उनका रूप बदल जाता है, उनकी मात्रा ही लगती है। तो क के नीचे हलंत है, देखिए हलंत हटेगा और री की जो मात्रा है उसे हम क में नीचे लगा देंगे। जैसे देखिए क के नीचे जो ये मात्रा लगी हुई है इस तरह से, ये री की मात्रा होती है, क्री हो जाएगा। तो इस तरह से ता हलंत वाला है। ता में जब हमने बड़ा ऊ मिलाया तो देखिए बड़े ऊ की मात्रा ता के साथ हमने लगा दी, तू हो गया, तू। ठीक है। यहाँ न हलंत वाला है, माने बिना स्वर का है। इसमें जब हम स्वर मिलाएंगे तो इसकी मात्रा बन करके न के साथ लग जाएगी। न के नीचे जो हलंत है वह हट जाएगा, नौ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नौ। तो इस तरह से ये हम लिखेंगे व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर। आइए अब हम करेंगे एक्टिविटीज़ जो आपके अभ्यास में दिया हुआ है। एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलाप, अर्थात क्रियाकलाप। तो उसमें हम क्या करेंगे देखेंगे आगे। प्यारे बच्चों, एक्टिविटीज़ में देखिए क्या दिया हुआ है। अपनी कक्षा में से 5 वस्तुओं के नाम चुनिए तथा उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे श्याम पटः, तो श्याम पटः माने बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका श्याम पटः का जो वर्ण विच्छेद है वो इस प्रकार इन्होंने दिया हुआ है। तो ये आपको करके दिखाया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद करना है। मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है। तो आइए आज हम पुनः अपनी जो क्लास है, क्लास में जो 5 वस्तुएं हैं उनको हम एक एक वस्तु को का नाम लिखेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए पहला कलमम। कलम जो होता है उसे पेन कहते हैं, कलमम। तो कलमम में क्या होता है देखिए, क, ल, म और म। तो इस तरह से देखेंगे आप। क को करेंगे हम, देखिए क में 2 वर्ण हैं, क हलंत वाला और अ। प्रत्येक जिनके नीचे हलंत नहीं लगा होता है व्यंजन के नीचे, इसका मतलब उन व्यंजनों में स्वर मिला होता है। तो और जिसमें कोई स्वर नहीं होता है और हलंत भी नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कि उसमें अ मिला होता है। आप बोल कर के भी देख सकते हैं। जिस प्रकार आ की ध्वनि आती है, जैसे क में आ मिला हो, जैसे यहाँ श्याम में या में आ मिला है तो या बना है या, तो आ की ध्वनि आ रही है। ऐसे ही क में जो है अ मिला हुआ है, क, ल,
तो ए इसके पीछे जो है अ की ध्वनि आती है। तो क में दो वर्ण हैं, क के नीचे हम हलंत लगाकर लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमने स्वर बाहर निकाल दिया। तो क हलंत वाला प्लस अ। इसी प्रकार ला में दो वर्ण हैं, ल हलंत वाला और अ, प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस मा हलंत वाला प्लस अ और प्लस मा हलंत वाला। क्यों? अब क्योंकि इस मा में ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। इसी तरह से आसंदिका, आसंदिका लिखेंगे। आसंदिका में देखिए आ स्टार्टिंग में दिया हुआ है आ, तो आ स्वर है, स्वर के नीचे हम हलंत नहीं लगाते हैं, यह आपको याद रखना है। हलंत केवल व्यंजन के नीचे ही लगता है, वो भी केवल यह दिखाने के लिए कि इस व्यंजन में स्वर नहीं है। तो ये आ तो हम ऐसे ही लिखेंगे, स्वर है आ। आगे स लिखा है, सा जो है सा के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। सा के नीचे हलंत है, तो हलंत इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें से हमने स्वर अलग किया, अ लिख दिया। हलंत वाला सा प्लस अ। अब आगे आसन, आसन सा के बाद ना की ध्वनि आ रही है। न कैसा है? आधा है, माने ना में कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। तो ना को हम ऐसे लिख करके नीचे हलंत लगा देंगे और उसके बाद में कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। तो हमने कोई भी ना के बाद में कोई भी स्वर नहीं लिखा है, तो आधा ना ही इसका मतलब होगा। तो आसंदी, दी बोल रहे हैं अब हम, तो द हलंत वाला और दा में से हमने छोटी ई की मात्रा को अलग किया तो स्वर अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा, मुख्य रूप में आ जाएगा ई। आगे का में दो वर्ण होंगे, का हलंत वाला और आ हमने अलग कर दिया, का के नीचे हलंत लगा दिया। तो इस तरह से ये आसंदिका, आसंदिका। तो इस तरह से आसंदिका का ये वर्ण विच्छेद हुआ। आसंदिका का अर्थ होता है कुर्सी। तो कुर्सी हमारी कक्षा में होती है। पहले हमने कलम पेन का वर्ण विच्छेद किया, फिर हमने आसंदिका का वर्ण विच्छेद किया। आसंदिका का अर्थ होता है कुर्सी। अब हम करेंगे काष्ठ फलकम। काष्ठ फलकम माने मेज। काष्ठ फलकम मीन्स मेज, मेज मीन्स टेबल। तो काष्ठ फलकम का देखेंगे, का में दो वर्ण हो गए, क हलंत वाला और आ, यानी क व्यंजन है, आ स्वर है। आगे आधा स दिया हुआ है। आधे स को हम क्या लिखते हैं? जब कोई वर्ण आधा दिया हुआ है, कोई व्यंजन आधा दिया हुआ हो, तो उसके नीचे हम हलंत लगाकर लिखते हैं, उसके बाद में कोई भी स्वर नहीं लिखते। आधा देने का मतलब होता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। श आधा है तो श को पूरा लिख करके उसके नीचे हम हलंत लगा देंगे और उसके बाद में कोई भी व्यंजन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें कोई व्यंजन नहीं है तो व्यंजन अलग कहाँ से होगा। तो आधा श हलंत आ गया। ठ में दो वर्ण हो गए, ठ के नीचे हलंत लग गया और अ हो गया। तो क आ प्लस श प्लस ठ हलंत वाला प्लस अ प्लस फ यानी फ हलंत वाला है। तो फ में दो वर्ण हैं, फ हलंत वाला प्लस अ, फ बन गया। ल में भी दो वर्ण हो गए, ल हलंत और प्लस अ। क में भी दो वर्ण हो गए, क हलंत और अ। और अंत में जो है म हलंत वाला लगा हुआ है, तो उसे म हलंत वाले को हम म ही हलंत वाला लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ऑलरेडी इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब म बिना स्वर का है। तो काष्ठ फलकम मीन्स मेज, इसमें इसका जो वर्ण विच्छेद हुआ वो इस प्रकार हुआ, क हलंत प्लस आ प्लस श हलंत प्लस ठ हलंत प्लस अ प्लस फ हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत, बस। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हुआ। देखिए, जो क हलंत वाले को बोलते हैं हम इसको संस्कृत में ककार बोलते हैं। कार का मतलब एक तरह से इस ध्वनि, यानी किस चीज की ध्वनि? क की ध्वनि। ककार, आकार, आकार, शकार, ठकार, अकार, इस तरह से हम कार लगाकर बोलते हैं। आगे देखिए सुधाखंडम, फोर्थ में है सुधाखंडम। सुधाखंडम का अर्थ होता है चौक, लिखने वाली चौक। तो सुधाखंडम को हम किस प्रकार लिखें? जैसे सु है, सु में दो वर्ण है, सा हलंत यानी शकार हलंत वाला और उकार छोटा ऊ। तो सा में से हमने छोटा ऊ अलग किया, शा के नीचे हलंत लगाया प्लस ऊ को हमने अलग कर दिया, तो ऊ अपने मेन रूप में आ गया, जो उसका मुख्य रूप है उसमें लिखा गया स्वर। आगे धा, ध और आ, ध के नीचे हलंत और आ। आगे ख में ख हलंत और अ बाहर निकाल दिया, क्योंकि जिस वर्ण में
कोई भी स्वर न हो और हलंत भी न हो, इसका मतलब उसमें अ होता है। बोलने से भी हमें पता चलता है ख अ, तो ख के पीछे क्या है, ए है, तो ख हलंत वाला और अ प्लस। अब देखिए यहाँ अणा है, अणा पूरा नहीं है, आधा है, तो अणा को हम पूरा लिखेंगे अणा और उसके नीचे हलंत लगा देंगे, इसका मतलब ये आधा लिखा गया अणा। डा को डा के नीचे हलंत लगाएंगे और आ लिख देंगे, डा हलंत और प्लस अ। माँ के नीचे ऑलरेडी हलंत है तो माँ को हलंत वाला लिख देंगे। तो सुधाखंडम का हो जाएगा स हलंत प्लस उ प्लस ध हलंत प्लस आ प्लस ख हलंत प्लस अ प्लस अणा हलंत, क्योंकि आधा है अणा, इसके बाद में हम कोई स्वर नहीं लिखेंगे, प्लस ई ड हलंत प्लस अ प्लस माँ हलंत वाला इसलिए क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी हलंत है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखेंगे फिफ्थ है दैनंदिनी। दैनंदिनी क्या होता है, डायरी। डायरी भी आपके बैग में होती है, क्लास में होती है, बहुत बच्चों की बाहर भी होती है, क्योंकि हर पीरियड में हमें होमवर्क नोट करना पड़ता है। तो दैनंदिनी, दैनंदिनी को कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए दई है तो द के नीचे हलंत और आई, द आई, द के नीचे हलंत और आई हो जाएगा दई। ना में दो वर्ण है, ना हलंत वाला और अ न, दय नन, नन ना के बाद में हम ना की ध्वनि बोल रहे हैं तो ना आ जाएगा हलंत वाला, क्योंकि द ना आधा है और इसके बाद कोई स्वर भी नहीं है, आधा ना हो तो उसको हम पूरा ना लिख करके उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, यानी इसका मतलब इसके नीचे इसमें कोई भी स्वर नहीं है, यह शब्द में आधा है। तो दय नन दी, अब दी में हम क्या है, दो वर्ण है, दी में हम क्या करेंगे, द के नीचे हलंत लगाया और ई को हमने अलग कर दिया, छोटी ई अलग हो गई, द ई दी, दयनंदी नी, तो नी में हम क्या है, दीर्घ ई है, तो ना के नीचे हलंत और इसमें से हमने बड़ी ई को अलग करके लिख दिया। तो दैनंदिनी का हो गया द हलंत वाला आई प्लस ना हलंत वाला अ प्लस ना हलंत प्लस द हलंत प्लस ई प्लस ना हलंत प्लस ई। तो इस तरह से इन 5 वस्तुओं के नाम हमने अपनी क्लास में से लिखे और उनका वर्ण विच्छेद किया। तो इस प्रकार आप वर्ण विच्छेद करने की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे पहले चैप्टर की, और जो है पेंसिल से साफ साफ आप इसे करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन इस प्रकार हैं, अपनी कक्षा में से 5 वस्तुओं के नाम चुनिए तथा उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे श्याम पटः, श्याम पटः, जैसे श य आ म अ प अ ट ट अह, ये वर्ण विच्छेद है। माने श्याम पटः का जो वर्ण विच्छेद है उसमें क्या होता है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने की जो क्रिया होती है वह वर्ण विच्छेद कहलाती है। कोई भी शब्द हो उसके वर्ण उसमें कितने हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, उनको अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आइए हमने अपनी क्लास में से जो है 5 वस्तुओं के नाम लिए हैं, हम उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए पहला है लेखनी। लेखनी जो शब्द है उसमें देखिए ले, पहला जो वर्ण है ले में 2 वर्ण हैं, ल हलंत वाला और ए। हलंत क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने इसमें से ए की जो मात्रा इसमें लगी थी उसका जो स्वर है उसे अलग कर दिया, यानी ए जो है वो अपने मूल रूप में आ गया। ला पर क्या लग गया, हलंत लग गया, और ए जो है उससे बाहर निकाल दिया हमने स्वर को और उसको मूल रूप में लिख दिया। तो ल हलंत वाला प्लस ए, मात्रा हम बाहर निकाल के मात्रा नहीं लिखेंगे, उसका मूल रूप हो जाएगा। जैसे मूल रूप स्वर का मूल रूप किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ लगता है, जब किसी कोई स्वर व्यंजन के साथ लगता है तो उस मात्रा का रूप बदल जाता है और वह मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लगता है। तो इस प्रकार जो है वो ए, जब हम ए को अलग करेंगे तो ए जो स्वर है वह मूल रूप से अलग हो जाएगा और व्यंजन के नीचे हलंत लग जाएगी। तो ल हलंत वाला प्लस ए प्लस, अब देखिए ख में 2 वर्ण है, ख
जिसमें कोई आ ई ऊ री ए आई ओ औ इस तरह की कोई ध्वनि ना आए और व्यंजन के नीचे हलंत भी ना हो, तो वह जो है उसके अंदर अस्वर होता है, ए स्वर होता है। तो क्या करेंगे, ख ख, तो इसके अंत में आप देखेंगे तो की आवाज़ आपको आएगी, तो ख हलंत वाला और तो हमने बाहर लिया और ख हलंत वाला, तो इस तरह से ख। आगे है नी, नी में ई की ध्वनि अंत में आ रही है, तो इसमें दो वर्ण है, न हलंत वाला प्लस ई। तो ये ध्यान रहे, जब भी हम किसी व्यंजन से किसी स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं और स्वर को हम मूल रूप में लिखते हैं। जो मेन मुख्य स्वर होता है उसका जो मूल रूप होता है उसी में हम लिखते हैं जब अलग करते हैं। और जब स्वर किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो व्यंजन से हलंत को हटा देते हैं और जो स्वर है उसकी मात्रा बन जाती है। आगे देखिए, सेकंड लेखनी माने कलम हो गया। सेकंड है आसंदिका। आसंदिका माने आसन, कुर्सी। आसंदिका माने कुर्सी या चेयर। तो आसंदिका का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए ये आ जो है वो स्वतंत्र ध्वनि है, तो ये आ स्वर है, इसके नीचे हमें कोई हलंत वगैरह नहीं लगाना है। हलंत हमेशा व्यंजन के नीचे लगता है, ये ध्यान रहे। आ जो है वो ऐसे ही लिखेंगे, आ प्लस में आगे क्या है, स में दो वर्ण है, स हलंत वाला और अलग हो जाएगा, स प्लस आसन ना लिखेंगे। अब ना यहाँ पर आधा है, देखिए जो शब्द में वर्ण आधा होता है उसे हम अलग लिखते समय पूरा लिख करके उसके नीचे हलंत लगा देते हैं और उसके बाद में हम कोई भी स्वर नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो आधा इसलिए ही होता है क्योंकि उसमें कोई स्वर सम्मिलित नहीं है। तो ना जो है वो हलंत वाला लिख देंगे हम, ना पूरा लिख करके उसके नीचे हलंत लगा देंगे। इस तरह से आसन दी। अब दी में जो है दो वर्ण है, द के नीचे हलंत और छोटी ई, आसन दी। का, क और आ, का के नीचे हलंत और आसंदिका। तो इस तरह से आसंदिका का हमने वर्ण विच्छेद किया। आगे तीसरा है काष्ठ फलकम, माने लकड़ी की मेज। मेज को जो टेबल आपकी होती है उसे काष्ठ फलकम बोलते हैं। काष्ठ फलकम का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए पहला वर्ण है का में दो वर्ण है, क और आ, का के नीचे हलंत और आ स्वर को हमने बाहर निकाल दिया। स्वर के नीचे हम कुछ नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रहे। आगे है श जो है वो मूर्धन्य श है, सकार वो आधा है। आधा श मैंने जैसा कि पहले बताया था, कोई वर्ण अगर कोई व्यंजन आधा है तो उसको पूरा लिख करके उसके नीचे हलंत लगा कर लिखते हैं और उसके बाद में कोई भी स्वर नहीं लिखते हैं, आगे वाला व्यंजन लिखते हैं। जो आगे जो व्यंजन है ठ, तो हमने पूरा शा लिख दिया, उसके नीचे हलंत लगा दिया। इसका मतलब ये शा जो है जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो आधा शा ही आएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी स्वर नहीं है, ताकि हम इसमें मिला करके इसको लिख दें। जब स्वर नहीं है तो आधा ही लिखेंगे। आगे ठ, ठ में दो वर्ण हैं, ठ और अ को हमने अलग लिख दिया, ठ के नीचे हलंत लगा दिया, ठ के नीचे हलंत और प्लस अ। आगे फ ल क म, ऐसे ही फ ल क इन तीनों में हलंत लगाएंगे और अ स्वर को बाहर निकालते रहेंगे। फ हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस अ और अंत में म हलंत वाला है, तो इसलिए स्वर इसमें कोई भी नहीं है, तो माँ को ऐसे एज इट इज लिख देंगे, हलंत वाला माँ, ये लिख दिया माँ हलंत वाला। इस तरह से आगे है सुधाखंडम। सुधाखंडम का अर्थ होता है चौक, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चौक। चौक में देखिए सुधाखंडम में पहला वर्ण है सु, यानी स और ऊ की ध्वनि आ रही है, तो स हलंत वाला और ऊ इसमें से हमने बाहर निकाल दिया, तो ऊ मूल रूप में हो जाएगा। ध हलंत वाला और आ, ख हलंत और अणा देखिए यहाँ पर आधा है अणा, आधे अणा को हम कैसे लिखेंगे, खोल करके पूरा अणा लिखेंगे और उसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत। तो अणा लिख करके हलंत लगा देंगे और उसके बाद कोई भी स्वर हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद आगे वाला व्यंजन लिखेंगे। आगे क्या है ड, तो ड हमने लिख दिया, ड हलंत और ड के बाद और माँ जो लास्ट में लगा है उसमें हलंत लगा है, तो माँ हमने हलंत वाला पूरा ऐसे ही लिख दिया है। देखिए ये लिख दिया है माँ हलंत वाला। आगे है पांचवा दैनंदिनी। अब डायरी, दैनंदिनी का अर्थ होता है डायरी, जिसमें आप होमवर्क नोट करते हैं। तो डायरी जो है सभी के डायरी बाहर ही होती है, ज़्यादातर बैग्स के बाहर रखी होती है, क्योंकि हर पीरियड में होमवर्क नोट करना पड़ता है।
तो दैनंदिनी में हम जो है लिखेंगे दई, द हलंत वाला और आई, दई हो गया। नन, ना और अ, ना हलंत और अ, और ना आगे दई नन, ना के बाद ना की आवाज़ आ रही है, फिर आधा ना दे रखा है तो उसको हम पूरा ना लिख करके उसमें हलंत लगा देंगे। तो उसमें हम देखिए दई हो गया, दा के नीचे हलंत और आई, प्लस ना के नीचे हलंत और आ, दई ना, नन है, नन में क्या है, आधा न है, ना में आधा न है, आधे न को हम पूरा न लिख करके हलंत लगा देंगे और उसके बाद में कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। आगे अगला व्यंजन लिखेंगे, क्या कौन से व्यंजन की ध्वनि आ रही है, दय नंदी, दी लिखेंगे अब, दा के नीचे हलंत और ई, दय नंदी नी, ना के नीचे हलंत और बड़ी ई यानी दीर्घ ई। तो दैनंदिनी का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। आप सभी बच्चों को अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका की बुक एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1 संस्कृत वर्णमाला उसको भरेंगे और सफाई से भरेंगे, अच्छी राइटिंग में भरेंगे। कोई यदि डाउट होता है, कोई संशय आपको हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।